नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्राव्य श्रृंखला के माध्यम से महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसके 25 पहलू 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस श्रृंखला में करीबन 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड इसमें शामिल है और इस माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य आगे बढ़ते हैं। मित्रों, इस चरण में और इसके बाद जो आने वाले वो 7 चरण में, कुल मिला के 8 चरण में मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसका जो सबसे मशहूर पहलू है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। और जैसे कि आप जानते हैं वो पहलू है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भारतीय संविधान के प्रधान शिल्पकार के रूप में उन्होंने जो योगदान दिया है, जो महान काम किया है, उसके बारे में। सब लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो मान्यता प्राप्त हो गए 26 नवंबर 1949 को और भारत देश एक रिपब्लिक, प्रजासत्ताक हो गया 26 जनवरी 1950 इस दिन में। लेकिन क्या आपको पता है कि ये अंतिम संविधान निर्माण होने के कई वर्ष पहले से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी? क्या आप जानते हैं ये प्रक्रिया कब शुरू हो गई? 1895 में ये प्रक्रिया शुरू हो गई। वास्तविकता ये है कि दो समांतर प्रक्रिया चल रही थी। एक तरफ भारतीय नेता और भारतीय जो विधि कुशल लोग थे वो लोग प्रस्ताव दे रहे थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की ओर से भी प्रस्ताव, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के प्रस्ताव, संविधानिक सुधार के प्रस्ताव लगातार उस तरफ से भी आ रहे थे। ऐसी वो समांतर प्रक्रिया चल रही थी। पहला जो प्रयत्न हो गया वो भारतीय प्रयत्न था जो कि 1895 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल ऑफ 1895, इसे स्वराज बिल भी कहा जाता है क्योंकि कुछ हद तक इसकी सूत्रधार थी एनी बेजेंट। और एनी बेजेंट जी ने यह बताया था कि उसकी प्रेरणा थी, वो पहले संविधान की प्रेरणा थी लोकमान्य तिलक, इसलिए उसे स्वराज बिल भी कहते हैं। ये जो स्वराज बिल था ये हम भारतीयों का पहला सपना था संविधान बनाने का, अपना संविधान बनाने का पहला सपना इस रूप में वो सामने आता है। उसका जो स्वरूप था वो संविधान के जैसा था और उसमें 110 आर्टिकल्स थे। ये जो बिल था उसमें संविधान में 4 प्रकार के अधिकार की बात की गई थी। पहले तो सॉवरेन पावर, स्वतंत्र राष्ट्र होने के नाते जो अधिकार रहेंगे वो। दूसरा था लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि कायदा कानून बनाने के अधिकार। तीसरा था जुडिशियल पावर, न्याय संस्था चलाने का अधिकार। और चौथा था एग्जीक्यूटिव पावर, शासन करने का अधिकार। और ये सारे अधिकार एक ही जगह पर सम्मिलित हो गए थे और वो था भारत देश का जो पार्लियामेंट रहेगा उसमें यह अधिकार
इकट्ठा हो जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट था, संविधान का पहला ड्राफ्ट था, उसमें भारतीय नागरिकों के लिए कई अच्छे प्रावधान बनाए गए थे। उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि भाष्य करने की स्वतंत्रता, वो अधिकार था। उसमें राइट टू प्रॉपर्टी का एक्ट था। कायदे के सामने सबको समान, सबको इक्वल देखने का अधिकार भी था। और यह बहुत दिलचस्प बात है कि शस्त्र धारण करने का अधिकार भी उसमें सम्मिलित किया गया था। वो तो होने वाला नहीं था, फिर भी कर दिया था। और उसमें दिलचस्प बात यह है कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने का अधिकार उसमें सम्मिलित किया गया था। और सरकार की तरफ शिक्षा मुफ्त करने का भी प्रावधान इस पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अवश्य किया गया था। आगे कुछ नहीं हुआ उस कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो संवैधानिक सुधार का प्रयत्न हो रहा था, उसमें पहला बड़ा प्रयत्न हो गया 1919 में। और उसका कारण था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। उस कायदे के तहत हमारे देश में एक कमेटी को भेजा गया। मतदान करने का अधिकार किसे होना चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए साउथ बरो कमेटी, इस कमेटी को हमारे देश में भेजा गया 1919 में। अब देखिए कैसे अचरज की बात यह है कि बिल्कुल सही उसी वक्त, एक हफ्ते के अंतर से भीमराव अंबेडकर जी भारत में लौट गए थे। खुशी से लौटे नहीं थे, क्योंकि उन्हें मजबूरी से अपनी उच्च शिक्षा आधी अधूरी छोड़ के हमारे देश में लौटना पड़ा था। क्योंकि बड़ौदा नरेश ने उन्हें जो शिष्यवृत्ति दी थी, उसकी मर्यादा, उसका टाइम लिमिट ये खत्म हो गया था और उन्हें मजबूरन कुछ वर्षों के लिए वापस आना पड़ा। और जब ये कमेटी आ रही थी, उसी के आसपास भीमराव अंबेडकर जी भी भारत में आके पहुंच गए। और उन्होंने देखा कि ये बहुत अच्छा अवसर है और उसका पूरा फायदा उन्होंने उठाया। जवान जोशीले भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने साउथ बोरोस कमेटी के सामने अपना प्रस्ताव, अपनी भूमिका उनके सामने रखी। उन्होंने जो स्टेटमेंट वहां दिया है, उसमें जो मतदार संघ थे उसको बढ़ाने की सूचना की गई थी। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यह भूमिका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ली। उनका यह कहना था कि आने वाले सरकार में हर एक प्रौढ़ व्यक्ति को यह अवसर मिलना चाहिए। मतदान करने का अवसर सीमित नहीं रहना चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, प्रौढ़ मतदार संघ, प्रौढ़ मताधिकार कहते हैं। और देखिए कि भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने ये कमेटी के सामने रखा, वो साल था 1919। अब अमेरिका जैसे प्रगत देश में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार कभी प्राप्त हुआ? वो हो गया 1920 में। इसका मतलब है कि अमेरिका जैसे प्रगत देश में स्वतंत्रता होने के बावजूद भी महिलाओं को मताधिकार नहीं था। और यहां जब हमारा देश परतंत्र में था, तब
जवान और जोशीले भीमराव अंबेडकर सरकार को बता रहे थे कि मतदान का जो अधिकार है उस ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए। इसे कहते हैं दूरदृष्टि। उसके बाद में अगला जो प्रयत्न हुआ संविधान बनाने का वो हो गया 1925 में। उसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल ऑफ 1925। ये जो बिल था इसका प्रारूप अप्रैल 1924 में जो नेशनल कन्वेंशन थी सारे राजनीतिक दलों की, उनकी तरफ से किया गया। और नेशनल कन्वेंशन की अध्यक्षता कर रहे थे तेज बहादुर सप्रू, बहुत ज्येष्ठ नेता थे। और ये जो उन्होंने जो प्रारूप बनाया वो ऑल पार्टीज की एक कॉन्फ्रेंस हो गई, सारे राजनीतिक दलों की कॉन्फ्रेंस हो गई 1925 में। उसके सामने रखा गया, उसमें कुछ बदलाव लाए गए और उसके बाद में वो सरकार के सामने रखा गया अप्रैल 1925 में। ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल था 1925 का, वो पूरे संविधान के जैसा ही था, जिसमें 127 आर्टिकल्स थे और 10 अलग अलग चैप्टर्स थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां एक सेक्शन था फंडामेंटल राइट्स का, मूलभूत अधिकारों का, जिसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। भाषण स्वातंत्र्य, स्त्री पुरुष समता, भेदभाव के अगेंस्ट एक्शन और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ये सारी बातें ये मूलभूत अधिकारों में समाविष्ट की गई थी। जैसे पहले जो संविधान बना था 1895 का, उसमें भी इस प्रकार के कुछ प्रावधान थे। उसी को बढ़ावा देकर 1925 का ये प्रस्ताव तैयार हो गया। लेकिन इस संविधान के प्रारूप में जो मूलभूत अधिकार दिए गए थे वो अनियंत्रित नहीं थे। उन सब पर कई प्रकार की पाबंदी लगाई गई थी, मर्यादा उसकी सुनिश्चित की गई थी। जैसे कि मतदान करने का जो अधिकार है वो सबके लिए रखा नहीं गया था, वो सिर्फ उनके लिए रखा गया था जिनके पास अपनी आय हो, जिनके पास अपनी जमीन हो, जिनके पास शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की हो। ऐसे लिमिट, ऐसी मर्यादाएं इनको भी रखा गया था। तो सबके लिए मताधिकार नहीं था। ये जो बिल था बहुत महत्वपूर्ण बिल था। और तब जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में इसे पेश किया गया, एक लेबर मेंबर की तरफ से वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। लेकिन दुर्दैव ये इस बात का है कि उस पर कुछ भी चर्चा वहां नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि तब जो लेबर गवर्नमेंट चल रही थी, मजदूर पक्ष यानी कि राजनीतिक दल लेबर पार्टी की जो सरकार चल रही थी वो गिर गई। और वो सत्ता भ्रष्ट होने के बाद में वो बिल वैसे ही रह गया। उसकी चर्चा कभी भी पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो नहीं पाई। उसके बाद में बात आती है साइमन कमीशन की, जो हमारे देश में भेजा गया 1927 में। लेकिन जैसे कि हमने पहले एपिसोड्स में देखा है, उसको कड़ा विरोध हो गया, क्योंकि हमारे देश के संविधान के निर्माण के लिए जो कमेटी आ रही थी उसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। तो पूरे देश में हलचल मच गई और उसका विरोध हो गया, सब जगह पर हड़ताल हो गए। और जो बड़ा सख्त उसको जो प्रतिरोध हो गया, उससे ब्रिटिश बहुत नाराज हो गए और उन्होंने भारतीयों को आह्वान दिया, चुनौती दी कि आप ही बना के बताइए क्या आप चाहते हैं, आप बनाइए, एक संविधान बनाइए और हमें दिखाइए।
और वो चुनौती का स्वीकार किया गया, भारतीय नेताओं ने उसका स्वीकार किया। और मई 1928 को एक कमेटी बनाई गई जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोतीलाल नेहरू, बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू। और दिलचस्प बात यह है कि उस कमेटी के सचिव कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे? वो थे जोशीले जवाहरलाल नेहरू। ये कमेटी जो थी उसके और सदस्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू और ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां इस कमेटी में थी। इन्होंने 10 अगस्त 1928 को अपना अहवाल, अपना रिपोर्ट पेश किया, जिसे मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ये मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट जो था उसमें कई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान थे, जैसे कि डोमिनियन स्टेटस देने की बात उसमें थी, जिसके साथ स्वयं शासन जिसमें अपेक्षित है, जिसमें स्वयं शासन का अंतर्भाव किया हुआ है, ऐसा डोमिनियन स्टेटस, ये पहली बात थी। उन्होंने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी। तीसरी बात यह थी रिपोर्ट को बिल्कुल नापसंद कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने मोतीलाल नेहरू कमेटी की कड़ी आलोचना की। उनका यह कहना था कि ये जो कमेटी का रिपोर्ट है, वे कहते हैं कि उन्होंने सारे अल्पसंख्यकों को इन्वॉल्व किया है, उन्हें उनसे बातचीत की है, कंसल्टेशन किया है, लेकिन उन्होंने दलित वर्ग के किसी संगठन से बात करने से इनकार कर दिया था। ये पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कहना था कि मोतीलाल नेहरू कमेटी में बहुत सारे जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, जिसकी बहुत ही सराहना हो रही है, ये तो खोखला है अधिकार। क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू कमेटी में उनका ये कहना था कि इसमें अगर मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो उसके खिलाफ अपील करने की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो केवल ऐलान करने से क्या मतलब? अगर मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन पर आमतौर पर आम जनता को कुछ करने का अधिकार नहीं होगा, तो बड़ी बड़ी बातें करने का और बड़े बड़े ऐलान करने का कोई मतलब नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कहना था। और ये कहना उन्होंने बाद में, जब भारतीय अंतिम संविधान की निर्मित हो गई, उसमें देखिए आर्टिकल 32 है, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा है हमारे संविधान की। क्या प्रावधान है उसमें? उसमें यह प्रावधान है कि अगर किसी के, सामान्य नागरिक के भी, अगर किसी के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस नागरिक को यह अधिकार है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए। उसे कोई भी स्थानिक कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है या हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर उसके मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होता है तो साधारण आदमी भी सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये वो प्रावधान है। और दूसरी तरफ जो मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट था, उसमें ऐसा प्रावधान तो छोड़िए, उसमें मूलभूत अधिकार के उल्लंघन होने के बाद उसके लिए अपील करने की भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इससे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुत ही बड़ी आपत्ति थी। तो ये जो रिपोर्ट था, ये इसमें कुछ बातें अच्छी जरूर थी, लेकिन आमतौर पर यह कहा जाता है
कि इस रिपोर्ट का, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का कोई ज्यादा असर नहीं हो सका। उसके बाद में आता है ब्रिटिश लोगों की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया गया था, गोलमेज परिषद का आयोजन किया गया था। तीनों परिषद लंदन में हो गई और भारत के सारे नेताओं को वहां इकट्ठा किया गया था और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, संस्थान थे, उनके नेताओं को भी, उनके प्रमुख अधिकारी को भी वहां बुलाया गया था। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो गांधी जी गए नहीं, उन्होंने बहिष्कार उस पर डाल दिया था। दूसरे कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए और सारे लोग उपस्थित थे। वहां पर महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनमें मतभेद, बहुत तीव्र संघर्ष हुआ और उसके बाद में जब ब्रिटिश सरकार ने अपना निर्णय दिया, स्वतंत्र मतदार संघ होना चाहिए या संयुक्त मतदार संघ होना चाहिए, इस मामले पर जब उन्होंने निर्णय दिया तो पूरी तरह से डॉक्टर अंबेडकर जी के पक्ष में था। इसीलिए महात्मा गांधी, जो कि जेल में थे, येरवड़ा जेल में पुणे के, उन्होंने आमरण उपोषण करने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को अपनी मांग पीछे लेनी चाहिए। तो बहुत कुछ हो गया इस दरमियान और बहुत चर्चा के बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनी मांग वापस ले ली और स्वतंत्र मतदार संघ के बजाय संयुक्त मतदार संघ की जो सूचना थी महात्मा गांधी की, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया और इसे पुणे करार कहते हैं, पुणे पैक्ट ऑफ 1932। उसके बाद में भी कई प्रयत्न हो गए सरकार की तरफ से, भारतीयों की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार लाने के, नई कॉन्स्टिट्यूशन के नए नए प्रारूप बनाने के बहुत प्रयत्न हो गए। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था, क्रिप्स मिशन था 1942 का, उसमें सप्रू कमेटी था जो कि भारतीयों का प्रयत्न था 1945 का, और फाइनली कैबिनेट मिशन ऑफ 1946। ये सारे प्रयत्नों में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयत्न था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के तहत दो प्रमुख बातें की गई। एक तो प्रांतिक लेवल पर, प्रांतिक स्तर पर चुनाव किए गए, वो 1937 में शुरू हो गए। और दूसरी बात यह थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह भारत में भी एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ऐसे संघराज्य होना चाहिए, ऐसे फेडरेशन होना चाहिए, ये बात की गई थी। और इस बात पर बहुत चर्चा हो रही थी। और जैसे कि हम लोगों ने भीम भाष्य के 28वें एपिसोड में देखा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसे बहुत ही प्रखर इसका विरोध किया और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ा भाष्य किया था जो कि किताब के ग्रंथ के रूप में भी आ गया, जिसका शीर्षक था फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये बात सामने रखी थी कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया होने वाला है, प्रस्तावित है, उसमें से उसका नतीजा ये नहीं होगा कि भारत के और इलाके में जो लोकतंत्र आ रहा है वो लोकतंत्र संस्थानों में भी जाएगा, ये बात होने वाली नहीं है। उल्टी बात यह होने वाली है कि संस्थानों में उनको इतना अधिकार दिया जाएगा कि संस्थान अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके ब्रिटिश सरकार के जो और प्रोविंसेस है हमारे देश के, वो सारे प्रोविंसेस में जो लोकतंत्र है उसको भी नष्ट कर दे सकता है। इसीलिए उन्होंने उसको कड़ी आलोचना की और अपना विरोध जताया। उसमें बात यह हो गई कि ये आगे
चल नहीं पाया, उसका कारण था 1939 में दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के निर्मिति का ये जो प्रयत्न था, ब्रिटिश लोगों की तरफ से जो प्रयास हो रहा था, वो भी असफल रहा। सप्रू कमेटी का रिपोर्ट 1945 में जो आ गया, वो एक्चुअली बहुत अच्छा रिपोर्ट था। उसमें भी मर्यादा जरूर थी, लेकिन अच्छा रिपोर्ट था। न जाने क्यों, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी उसे ऊपर नहीं उठाया, उसको सपोर्ट नहीं किया, तो वो रिपोर्ट भी कुछ काम का नहीं रहा। अगर आप जाके देखते हैं 1895 से 1895 से जाकर शुरुआत वहां से हो गई और वो 1946 तक 1946 तक जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार हो गई, जिसकी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया, तो ये सारे काल में बहुत सारे प्रयास हो गए। भारतीय नेताओं ने प्रयास किए, भारतीय विशेषज्ञों ने प्रयास किए, साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार ने भी गंभीरता से अपने आप प्रयास किए, लेकिन ये कुछ बात बन नहीं पाई इतने वर्षों में। ये सारे प्रयत्नों में, ये सारे प्रयास में, ये सारी प्रक्रिया में ऐसा कौन नेता था जो कि हर एक प्रयत्न में शामिल था? क्या महात्मा गांधी शामिल थे? नहीं। क्या जवाहरलाल नेहरू शामिल थे? बिल्कुल ही नहीं। क्या सरदार पटेल उसमें शामिल थे? जी नहीं। ये सारी प्रक्रिया में एक पहला प्रयत्न छोड़ के 1895 का पहला प्रयत्न छोड़ के बाकी सारे प्रयत्नों में एक व्यक्ति कायम रूप से इसमें शामिल हो गई, जिसने आलोचना की, जिसने अपनी स्टेटमेंट दिए, जिन्होंने अपनी समीक्षा की सारे प्रस्तावों की। वो एकमेव द्वितीय व्यक्ति थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। जब 1946 में ये प्रक्रिया बदल गई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हो गया, उसके बाद में क्या हो गया वो हम लोग आगे वाले एपिसोड्स में जरूर देखेंगे। तो दोस्तों, मेरी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूं, लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर भीम भाष्य ये वेब सीरीज, ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद। नमस्कार।